ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स, ये चैप्टर के अंदर बेसिकली 4 कैटेगरी को स्टडी करना है। सबसे पहला है अल्केन्स, दूसरा अल्कीन्स, तीसरा अल्काइन्स और चौथा जो है वो है बेंजीन, जिसको एरिन्स बोल सकते हैं। ये सैचुरेटेड है और ये है अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड इसलिए है बिकॉज कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है विद डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, जबकि यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट 4 एटम से सेटिस्फाइड नहीं है। सो उनको बाय फोर्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। इनका दूसरा नाम है पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है लेस, एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिव। अल्किन्स आर बेसिकली लेस रिएक्टिव। अल्किन्स का दूसरा नाम होता है ओलिफिन्स, दैट मीन्स दे आर ऑयल फॉर्मर्स। अल्काइन का ऐसा कोई कॉमन नेम नहीं है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्किन का CnH2n और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। सो इसकी जो सीरीज बनेगी बाय कीपिंग 1 कार्बन CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड सो ऑन। इनको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज बिकॉज दे हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2 इन ऑल, इसलिए इनको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। मतलब आगे जाएंगे तो मास कितना ऐड होगा, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का टोटल 2 हो जाएगा, 14 मास ऐड होता जाएगा। सेम वे अल्किन की सीरीज भी बनेगी, लेकिन अल्किन मतलब जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो। सो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऑफ कोर्स ये स्टार्ट होगा 2 कार्बन से, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 लाइकवाइज। ये फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर। अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ अल्किन सीरीज, तो थर्ड मेंबर में ब्यूटीन आएगा, यहाँ पर थर्ड मेंबर आएगा प्रोपेन। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसका जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसमें आएगा C2H2, C3H4, C4H6 लाइकवाइज आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो, सो लेट अस बिगिन विथ अल्केन्स। थोड़ी बहुत बातें मैं कर चुका हूँ। इसमें अल्केन में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो आपको पहले से पता है, राइट। और ये sp3 कार्बन है, मतलब इसमें जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट का एंगल होगा, विच इज़ अ वेरी स्टेबल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। ठीक है। और अल्केन्स जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म बताते हैं, कौन सा चेन वाला, जैसे कि आप आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हो, C4H10 है, कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, राइट। चलो, ये सब आपको पता है तो इसके रिगार्डिंग ज़्यादा बात हम करेंगे नहीं। अल्केन्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो बेसिकली होता है नॉन पोलर, बिकॉज कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो एक बार डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि S कैरेक्टर जो है वो 25% S एंड 75% P कैरेक्टर है। सो जितना S कैरेक्टर ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई मीन टू से पोलैरिटी ज़्यादा। पोलैरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई वुड से S परसेंटेज। ठीक है।
सो अल्केन सबसे कम पोलार होता है। अल्कीन में कार्बन हाइड्रोजन थोड़ा पोलार होता है। अल्काइंस के अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पोलार होगा। ठीक है, ओके। सो लेट अस बिगिन विथ प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस में सबसे पहला जो प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, लेट अस टेक अ फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल हैलाइड RX, इसका रिडक्शन करना है। नेसेंट H आएंगे 2H, तो माइनस और H तो निकल जाएगा HX और RH बन गया, मतलब अल्केन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3Cl प्लस रिड्यूसिंग एजेंट हमें देंगे 2H, जिससे बन जाएगा CH3 एंड H, मतलब CH4 मैं लिख सकता हूँ, एंड बन जाएगा HCl। अब 2H कहाँ से आएंगे, तो वो हमें देंगे कौन, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं बताऊँ मैं आपको। जिंक HCl चलेगा, ठीक है। उसके बाद जिंक एसिटिक एसिड भी चलेगा, ठीक है। LiAlH4 भी चलेगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी चलेगा, रेड फॉस्फोरस HI भी चलेगा। लेकिन रेड फॉस्फोरस HI जो है ना, ये बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब अल्काइल आयोडाइड हो, जैसे कि CH3I प्लस HI इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट रेड फॉस्फोरस, जिससे मिलेगा CH4 प्लस I2। इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन बहुत जल्दी रिवर्स चली जाती है। रिवर्स जाने का रीज़न है I2 की बड़ी साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। टूट जाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसलिए इसको निकालने के लिए है ना फॉस्फोरस लिया गया है। रेड फॉस्फोरस जो है ये I2 के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा PI3, ठीक है। बैलेंस कर देना है, जैसे कि यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। सो रेड फॉस्फोरस कंज्यूम करेगा, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा एंड प्रोसेस ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है। चलो, तो रीज़न होता है रेड फॉस्फोरस क्यों लिया है। चलो, अगला जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीके में कार्बन कम होता है, दूसरे तरीके में कार्बन जो है वो कम नहीं होगा। पहला जो है बाय यूजिंग सोडा लाइम, मतलब NaOH प्लस CaO, ठीक है। जैसे कि अगर ये मैं ले रहा हूँ CH3COO, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। NaOH प्लस CaO लिया, Na2CO3 निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 एंड H CH4। देखो, कार्बन, दो कार्बन वाला कंपाउंड लिया था, एक कार्बन वाला मिला, एक कार्बन कम होगा, -1 हो जाएगा। अगर आपको बनाना है इथेन तो आप लो यहाँ पर सोडियम प्रोपेनोएट प्लस NaOH CaO, ये निकल जाएगा, बन जाएगा इथेन, ठीक है। दूसरा जो है इसका नाम है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर हम बोल सकते हैं कोल्बे सिंथेसिस।
कोलबे के अंदर अगर मैं लेता हूँ CH3COONA, इलेक्ट्रोलाइसिस है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो पहले आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है, आयंस में डिसोसिएट होगा, फिर ये नेगेटिव जाएगा टुवर्ड्स, ये पॉजिटिव जाएगा, कहाँ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड, एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है, ये जाएगा कैथोड, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बन जाएगा रेडिकल। ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल स्टेबल नहीं होता तो CO2 निकल जाएगा और कार्बन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, 2 का ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा, सब कुछ 2 ऑटोमेटिकली, और बन गया इथेन। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो इसके 2 मोल यूज होता है, सो 2 कार्बन से 2 का डबल 4, 4 में से 2 निकालो तो 2, तो डबल करो और -2 करो। द वे ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट इज डबल करो और -2 करो। जैसे कि अगर मैं लेता सोडियम प्रोपेनोएट तो इसका प्रोडक्ट क्या होता, तो 3 का डबल करो 6, 6 - 2 मतलब 4, दैट मीन्स आई वुड गेट ब्यूटेन, ठीक है। सो यहाँ पर कार्बन सेम नहीं बोल सकते आप, इसमें डबल करके -2 करना होता है, यहाँ पर बिना सोचे समझे -1 हो जाता है। सोडा लाइम इसलिए नाम है बिकॉज ये सोडा है, कॉस्टिक सोडा, और ये है लाइम, इसलिए इसको बोला जाता है सोडा लाइम, ठीक है। चलो सेकंड के बाद थर्ड जो प्रिपरेशन हमारा है, ये थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में कार्बन डबल होता है और इसका फॉर्मेट हमेशा याद रखो, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर इज टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम वी ऑल नो इट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, सो टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम वी हैव ईथर, ताकि ईथर की प्रेजेंस में ये ज़्यादा ब्लास्ट वाला बिहेवियर ना बताए। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे समझने के लिए, अल्काइल हैलाइड के 2 मोल है, ये 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड, 2 NaX निकल जाएंगे और देखो डबल हो गया, RR हो गया, RR प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX। कार्बन डबल होता है लिटरली, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, कोई ट्विस्ट नहीं है। CH3Cl लिया है, तो C2H6 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूँ CH3CH3Cl, तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि जहाँ से ब्रेक कर रहे हो दूसरा मोल वहीं से जोड़ो, यहाँ से तोड़ रहे हो तो दूसरा मोल मिरर इमेज में ज्वाइन कर दो, देखो बस यहीं से जोड़ो, सेम लिख दो। इससे उल्टा भी आना चाहिए कि मानो ये अल्केन किसी वुड्स प्रोसेस से बना है तो वो अल्काइल हैलाइड क्या होगा, तो इसको सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड करो और जहाँ से ब्रेक किया है वहाँ पर कोई भी हैलोजन डाल दो। ऐसा भी पूछते हैं, 12th में भी ये आएगा, ठीक है। सो वुड्स में कार्बन क्या होता है, डबल होता है। सो इसकी लिमिटेशन क्या हो गई, हम इसकी लिमिटेशन बोल सकते हैं कि आप alkanes having odd carbons, alkanes having odd carbons cannot be prepared, अब नहीं बना सकते। ये कार्बन्स डबल होता है, तो डबल होगा मतलब एक लोगे तो 2, 2 लोगे तो 4 लाइकवाइज बनेंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि सर लाइक वी कैन डू वन थिंग, 2 अल्काइल हैलाइड के मोल्स अलग अलग लेता हूँ, एक CH3Cl और दूसरा C2H5Cl, ऐसा कुछ करते हैं तो तरीका अच्छा है,
लेकिन जब आप ये दोनों को मिक्स करते हो ना, तो यू कैन नॉट कंट्रोल कि क्या होगा। जब आप इसको मिक्स करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट थ्री थिंग्स। इसका अकेले का वुड्स होगा तो डबल होगा, इसका अकेले का वुड्स होगा तो डबल होगा, और दोनों का मिक्स होगा मतलब C3H8 होगा। सो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, आपको चाहिए नहीं 2 तो ये एक चीज़ हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो इसलिए ये मेथड अच्छी नहीं है। इसके लिए एक मेथड जो है वो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इसका नाम है कोरेहाउस रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ वुड्स की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए है। R2CuLi इसका रिएजेंट है। डाई अल्काइल कॉपर लिथियम और अल्काइल हैलाइड, क्या RDS कर देता हूँ ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। ये मेथड यूज़ की जाती है जस्ट टू प्रिपेयर अल्केन्स हैविंग ऑड कार्बन। अल्केन्स हैविंग ऑड कार्बन अगर बनाना है तो कोरेहाउस बेटर है, नहीं तो इवन बनाना है तो फिर हमारा वुड्स ही बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो फोर्थ, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, कार्बोनिल्स एंड एसिड्स। एक चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पर, एक रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका नाम है रेड फॉस्फरस HI। एक बहुत अच्छी बात यह है कि रेड फॉस्फरस HI में जब भी यूज़ करता हूँ तो प्रोडक्ट बिना सोचे समझे उतना ही कार्बन वाला अल्केन लिख देना है। इसके बारे में एक चीज़ याद रखो, स्टार्ट फ्रॉम एनी कंपाउंड एंड प्रोडक्ट इज फिक्स्ड, दैट इज अल्केन। वेदर यू टेक अल्काइल हैलाइड, हमने ये लिया था, you take alcohol, you take aldehyde, you take ketone, you take ester, you take acid, it turns into respective number of alkanes। तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए साथ में इसको याद करें। इथेनॉल, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, HI, रेड फॉस्फरस का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, रिएक्शन को रिवर्स आने से रोकता है। 2 कार्बन वाला अल्केन, 3 कार्बन वाला अल्केन। ओके, बाई प्रोडक्ट सब के अंदर I2 हो जाएगा। इवन आई कैन टेक एसिड, तो ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर मैं एसिड ले रहा हूँ प्लस HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस, तो 2 कार्बन C2H6, यहाँ पर वाटर बनेगा और I2। सो रेड फॉस्फरस HI आता है तो यूनिवर्सली यू कैन रिमेंबर वन थिंग, that is you start from any compound and product is fixed and that is alkane। ठीक है, चलो कीटोन के लिए हमारे पास 1-2 और है। रेड फॉस्फरस तो है ही है, उसके अलावा जो है यह है कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए, वो है जिंक अमालगम विथ HCl। जिंक अमालगम HCl ये भी कन्वर्ट करेगा इसको अल्केन में, CH3 CH2 CH3। एल्डिहाइड भी ले सकते हो आप, मैं लिख देता हूँ, ये सिर्फ कार्बोनिल के लिए है। C2H6। ठीक है, चलो अब रिएक्शन नंबर 5, ये इंडस्ट्रियल है, मतलब इसको बोला जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस जब भी मैं बोलता हूँ ना मैन्युफैक्चर, तो समझो लार्ज स्केल पे चल रहा है। ठीक है, जो बनाया जाता है C+2H2, इलेक्ट्रिक आर्क 1473 केल्विन टेम्परेचर पे मीथेन बनेगा। पेट्रोलियम से भी बनाया जाता है बहुत लार्ज स्केल पे अगर बनाना है तो। लेकिन अगर आप देखो सिंथेसिस का मतलब लार्ज स्केल है, लेकिन हाउ डू वी लाइक डिफरेंशिएट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंडस्ट्रियल है। तो याद रखो इंडस्ट्रियल में जो रॉ मटेरियल आई मीन जो रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं
उनके कॉस्ट बड़े कम होते हैं, महंगे नहीं होते, बिकॉज वहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन है। C+H2, कोल एंड हाइड्रोजन दोनों इजीली अवेलेबल। मोरओवर एक और हिंट मैं आपको दे सकता हूँ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क, टेम्परेचर बहुत हाई जो लैब में नहीं दे सकते, प्रेशर जो लैब में नहीं दे सकते, कैटालिस्ट, ये सब जो होता है ना वो भी इन्वॉल्व हो सकता है इनटू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ टेक्स्ट बुक लेवल। ठीक है, और भी वैसे होती है लेकिन टेक्स्ट बुक लेवल पे इतनी ही है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबल पानी में कब होगा तो आपको ये तो पता है कि पोलार होना चाहिए। एंड अल्केन्स जो है वो ऑर्गेनिक का ऐसा ग्रुप है, ऐसा स्पीसी है कि जो बिल्कुल पोलार नहीं है। सो अल्केन्स में कोई टाइप का पोलारिटी ना होने की वजह से अल्केन्स आर लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। मीन्स आई वुड से अल्केन्स आर इनसॉल्युबल, लिख सकता हूँ मैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ रीज़न भी साथ में बता देंगे, बीइंग नॉन पोलर। ठीक है, सो ये पहली चीज़। सेकंड थिंग कि कोई भी इनसॉल्युबल स्पीसी कभी भी 100% इनसॉल्युबल नहीं होती है। सो अगर मैं सीरीज़ में आगे बढ़ता हूँ तो क्या होगा, तो ये अब मैं जो बोल रहा हूँ ना यूनिवर्सली ट्रू है कि कार्बन बढ़ेगा तो कोई भी ग्रुप होगा, अल्केन, अल्किन, अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, कुछ भी होता है, कार्बन्स अगर बढ़ेंगे ना तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होती है। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर बल्कीनेस। जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, अल्काइल ग्रुप बेसिकली होता है हाइड्रोफोबिक बिकॉज पोलर ग्रुप नहीं है। सो अल्काइल ग्रुप जैसे ही इंक्रीज होता जाता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स, दैट मीन्स बल्कीनेस अगर बढ़ेगी तो वी कैन से दैट ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो जो चीज़ मैं सबके लिए बोलता हूँ ना वो फिर आप याद रख लो उसको, जैसे रेड फॉस्फरस HI वाला मैंने बोला, हर जगह पे काम लगेगा वो। वैसे ये वाला नंबर ऑफ कार्बन से अगर बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी पक्का कम होने वाली है। ठीक है, इवन जो सॉल्युबल होगा ना वो भी इनसॉल्युबल हो जाएगा। दूसरा जो है हम चेक करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेक किया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कितने स्ट्रांगली करते हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पूरे यूनिवर्स में दो टाइप के हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा कोई नहीं बना सकता, एंड दूसरा है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें 3 होता है, अ डाइपोल, अ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब लंदन फोर्सेस। नाउ वी नो कि मीथेन बिल्कुल पोलार नहीं है। सो एक मीथेन का दूसरे मीथेन के साथ या एक इथेन का दूसरे इथेन के साथ जो रिलेशन होगा वो होगा लंदन फोर्सेस का। तो क्योंकि बहुत वीक है इसलिए सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बहुत कम होता है। इसलिए कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक ऑलमोस्ट इतने वीक की गैस होता है। उसके बाद करीबन C5 से लेकर C11 तक ये लिक्विड होता है और बाद में ये सॉलिड बनना स्टार्ट होता है C12 के बाद। और वो भी कैसे सॉलिड पता है, वैक्सी सॉलिड। हार्ड सॉलिड तो बनाते ही नहीं है ये। जस्ट इमेजिन कितना वीक, द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज लंदन फोर्सेस, और वो सबसे वीक होता है अल्किन के अंदर।
एक और चीज़ यहाँ पर यूनिवर्सली ट्रू है, कार्बन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम, कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा, हमेशा सही। ये चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना है। कार्बन बढ़ेंगे क्योंकि देखो जैसे ही कार्बन बढ़ते हैं ना, वैसे ही आपको पता है कि वान डर वाल्स फोर्स जो होता है, आगे हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस एरिया। तो इसके लिए लंदन फोर्स भी बढ़ेगा, तो मीथेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इथेन से ज़्यादा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन लाइकवाइज आगे बढ़ेगा। अगर आपको कार्बन सेम दिए हो और अलग अलग ग्रुप कंपेयर करने के लिए बोला हो कि इथेन, इथीन, इथाइन, इथेनॉल, ईथर, डाइमिथाइल ईथर, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा अल्केन का, इथेन का, याद रखो ये, क्योंकि सबसे वीक फोर्स एज आई सेड अल्केन के अंदर ही होता है। उतने कार्बन वाला कोई और ग्रुप अगर होगा तो उसका पक्का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। ठीक है, चलो मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्ट करना है मतलब सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्लोज पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सॉलिड होता है ना, और क्लोज पैकिंग डिपेंड करेगा सिमेट्री के ऊपर। सो ऑड कार्बन ऐसे होगा प्रोपेन, इवन कार्बन ऐसे होगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। सो अगर ऑड कार्बन होगा ना तो दोनों टर्मिनल ग्रुप सेम साइड पे होंगे, देख लो आप टेट्राहेड्रल पैटर्न में अगर आप जोड़ोगे तो ऐसे ही होने वाला है, जबकि इवन में दोनों अपोजिट होता है, इवन में दोनों अपोजिट होता है अल्काइल। सो क्योंकि अपोजिट होता है मतलब डेफिनेटली ये हुआ सिमेट्रिक। इवन नंबर में दोनों अल्काइल अपोजिट होता है, सो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर होगा तो जब क्लोज आने की बात आएगी तो क्लोज पैक अरेंजमेंट बताएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है भाई। और ये ज़्यादा करीब दो प्रोपेन के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते क्योंकि उनमें सिमेट्री नहीं है। इट्स वेरी लॉजिकल दैट सिमेट्री वाले दो मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना ईजी है विद कंपेयर टू एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। यहाँ पर है कार्बन्स और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, तो जिगजैग पैटर्न रफली मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे कुछ आगे बढ़ेगा। इसमें हाई जो है वो है इवन नंबर, इवन कार्बन, और लो जो है ऑड कार्बन, और ऐसे इंक्रीज होता है क्योंकि वान डर वाल्स फोर्स बढ़ता है। सिमेट्री अब जहाँ पर भी देखो वहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। सिमेट्रिक अरेंजमेंट के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी का अगले वीडियो के अंदर।